नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आज बात होगी गुजरात की सियासत की। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। राज्य में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा। इसके लिए 14 नवंबर तक नामांकन होना है। 17 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सत्ताधारी बीजेपी, जो भाजपा है, बीजेपी समेत लगभग सभी दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जो गुजरात के चुनावी अखाड़े में एक दूसरे को टक्कर देंगे। हालांकि पक्ष विपक्ष की जुबानी लड़ाई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। क्या कुछ हो रहा है गुजरात की सियासत में, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी 27 साल की सत्ता को बचाने के लिए मैदान में है। पार्टी ने कई विधायकों के टिकट काटे हैं, जिसमें सीनियर नेता भी शामिल है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार तक में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि बीजेपी के सामने जो चुनौतियां हैं, वे चुनाव पर हावी न हो पाए। गुजरात में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला है। राज्य में अभी तक मुख्य जंग कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती रही है, लेकिन इस बार दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। आपने फ्री बिजली, महिलाओं को मानसिक जेब खर्च सहित कई वायदे किए हैं। कांग्रेस ने भी 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वायदा किया है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 99 सीटें जीती थी। बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जूझते हुए अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की चुनौती का सामना करना है। बीजेपी के सामने युवा वोटर्स को लुभाने की भी चुनौती है। गुजरात में कुल 4.9 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें से 4.61 लाख पहली बार वोट डालेंगे। बीजेपी ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग टीम बनाई है, जो सिर्फ पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर फोकस कर रही है। 2018 में बीजेपी ने त्रिपुरा में पहली बार सरकार बनाई। वहां वामपंथियों का किला 25 साल बाद ढहा। गुजरात विधानसभा की 182 सीट पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 1 दिसंबर और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक और पार्टी के जाने माने आदिवासी चेहरा हर्ष वासवा ने शुक्रवार को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित नंदोद सीट से निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। वासवा गुजरात बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष है। वे 2002 से 2012 तक तत्कालीन राजपीपला सीट से विधायक चुने गए थे, जिस सीट से हर्ष वासवा ने नामांकन दाखिल किया है। नर्मदा जिले की उस नांदोद सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। अब देखना यह है कि गुजरात की जनता सत्ता की बागडोर किसके हाथ में सौंपती है। तो लगातार रैलियां हो रही हैं, चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, तमाम दावे भी किए जा रहे हैं। इस बीच यहां पर प्रतिक्रियाएं सुनते हैं, किस नेता ने क्या कुछ कहा। और गुजरात में जब भी आते हैं इतना प्यार मिलता है, क्योंकि गुजरात में एक परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन, कुछ लोग आप जैसे हिम्मती लोग सामने आ जाते हैं वो भी हमारी तरफ, लेकिन वो धंधा चला रहे हैं। धंधा भी तो चलाना है ना उनको। ठीक है वो वहीं रहे, लेकिन अंदर से काम करते हैं बस। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। जिन लोगों ने मेरी प्रोफाइल देखी है वो लोगों को तो डेफिनेटली यकीन है कि मैं जामनगर के आसपास जितने, इनफैक्ट आपने बहुत सही बात बोली कि मुझे अब गाँव की बजाय जामनगर में रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो मैं जामनगर के आसपास के गाँवों में प्रवास कर रही थी, लेकिन अब मुझे सिटी एरिया संभालने के लिए जवाबदारी जो सौंपी गई है, तो डेफिनेटली जामनगर में। मुझे लगता है बीजेपी से भी काफ़ी लोग हमारे पास आए हैं और बीजेपी में अभी पूरी तरह से बगावत के सुर पिछले 2 घंटे में नजर आए। वीरम गांव में
और कई जगह पर पूरी की पूरी यूनिट इस्तीफा तैयार करके बैठ गई। नेता की तो फाइल रखी है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे बगावत के मूड में, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं। तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे। यहां पर तमाम दावे किए जा रहे हैं, परिवर्तन की बात कही जा रही है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से मजबूत है। एक बार फिर से यहां पर बीजेपी जो कि रिपीट हो रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी उन तमाम दावों को, तमाम वादों को पूरी नहीं कर पाई है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार यहां पर गुजरात की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता बने। लेकिन इस बीच यहां पर इन दावों के बीच कितनी ज्यादा सच्चाई होगी, क्या कुछ चल रहा है गुजरात में, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। जिगर दोषी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जिगर जी, बहुत स्वागत है आपका। जिगर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, आ रही आवाज, बिल्कुल आ रही। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे गुजरात की जनता का मूड क्या है और क्या कुछ सियासी हलचल गुजरात में इस वक्त नजर आ रही है सर? जी बिल्कुल, देखिए अगर 6 महीने की हम बात करें तो 6 महीने से धीरे धीरे चुनावी हलचल बहुत ही ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है पूरे गुजरात में। शुरुआत में हमेशा जैसे बीजेपी का एक ट्रेड रहा है, हमेशा जैसे ट्रेडमार्क जैसा रहा है कि बीजेपी ने जब यूपी में चुनाव जीता उसके 2 दिन बाद ही मोदी जी ने यहाँ पे गुजरात में एक रैली की थी। तो बीजेपी का एक मिशन मोड जो रैली वाला या फिर जो एक मिशन है इलेक्शन रहता है वो हमेशा से कायम रहता है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पर पिछले 2 महीनों के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी उनका मैनिफेस्टो और जो सारी बातें बाहर आ रही थी और इस हिसाब से जो अपना उनका जो पूरे कार्यकर्ता और जो सेवा दल के लोग और यूथ विंग के लोग जो काम कर रहे थे उससे काफी हलचल पैदा हो गई है। और आम आदमी पार्टी एक तीसरा फैक्टर बन के गुजरात में अभी उतरी है। और मेरे ख्याल से उनका भी जो प्रचार प्रसार है सोशल मीडिया के द्वारा या फिर छोटी छोटी जो रैली या सभाएं वो कर रहे हैं अलग अलग छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, ज्यादातर खास करके सौराष्ट्र जो जिला है जहाँ पे 54 सीट्स है, जिसमें 2017 में तकरीबन 30 सीट कांग्रेस के पास थी, तो वहां पूरा कांग्रेस का दबदबा है। बीजेपी के पास 23 आसपास सीट थी। और दूसरा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ज्यादातर फोकस कर रहे नॉर्थ गुजरात में, क्योंकि वहां पर भी लास्ट टाइम कांग्रेस की काफी ज्यादा सीटें थी। तो मेरे ख्याल से इस बार जो पूरा जो चुनावी समीकरण या पूरा जो चुनावी माहौल बन रहा है या जो बैठ रहा है वो बीजेपी के सामने जो थोड़ा बहुत जो उनके जो काम जो नहीं हुए हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी वेव लोगों को फील हो रही है या दिख रही है, उसी के ऊपर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अपने जो चुनावी पत्र है या जो वायदे है उसको लेकर चल रहे हैं। और सामने बीजेपी अपने संगठन के द्वारा काफी मेहनत कर रही है, मशक्कत कर रही है कि वो लोगों का दिल वापस से जीत पाए। लेकिन जिगर जी, आदिवासी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, वहां का नजारा क्या है, वहां का मूड क्या नजर आता है? जी देखिए, आदिवासी क्षेत्रों की जहां तक बात करें तो वहां पर कांग्रेस का दबदबा हमेशा पहले से रहा है। जब से गुजरात अलग होकर, महागुजरात से अलग होकर गुजरात बना है तब की मतलब तकरीबन मैं पिछले 60 साल की बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ 5-1 वर्षों की अगर हम बात करें तो उसमें जितने भी बाईपोल्स हुए उसमें बीजेपी ने जीत हासिल की पहली बार। तो मेरे ख्याल से इस बार बहुत कांटे की टक्कर है। और आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा एक और पार्टी है, दैट इज बीटीपी, जिसे वहां की जो ट्राइबल पार्टी कहते हैं वो भी है। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी उनके अपने उम्मीदवार रखे और वो भी मैदान में है। जिन्होंने अभी थोड़े ही दिनों पहले जेडीयू के साथ यहाँ पर गठबंधन किया है। तो मेरे ख्याल से ट्राइबल एरिया का जहां तक बात है, सारी पार्टियां लगी हुई अपनी एड़ी चोड़ी की मेहनत लगाकर। और उनके जो पिछले उम्मीदवार थे जिन्होंने वहां से जीत हासिल की थी वो लोग भी अपने कार्य क्षेत्रों में लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर एक देखने वाली गौरतलब बात यह है कि ये ट्राइबल एरियाज के 2 बड़े दिग्गज नेता, एक है मोहन सिंह राठवा और दूसरे उनके सन है, वो उन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मतलब ये ऐसे नेता है जो वहां पे 50 साल से जीत रहे थे, तकरीबन 10 टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़े नेता है जो बीजेपी में हाल ही में ज्वाइन कर लिए और भी कुछ नेताओं ने ज्वाइन किया। तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए आदिवासी जो बेल्ट है वो इस समय ये वाले इलेक्शन में थोड़ा सा फेवरेबल हो गया, ऐसा दिख रहा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मुकाबले की, तो पहले टफ फाइट दिख रही थी कांग्रेस के साथ, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने आपने कहा कि त्रिकोणीय स्थिति नजर आ रही है। तो वाकई में ये स्थिति है, क्योंकि हमने हिमाचल में देखा शुरुआत में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने, लगातार दौरे करते गए, उसके बाद वहां पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है हिमाचल में। तो क्या गुजरात में शुरुआत से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जमी हुई है?
जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की जहां तक आपने बात की उसमें कैसा है कि उन्होंने हिमाचल में इतना ज्यादा मेरे ख्याल से प्रयास किया ही नहीं, जो हम बहुत सारी और डिबेट्स हिमाचल पे भी करते हैं। हाँ। तो वहां पे जो देखने में आया है, उन्होंने पूरा अपना फोकस काफी सारा शिफ्ट करके गुजरात पे ले आया है। उसके दो प्रमुख कारण है। एक तो गुजरात है गढ़ बीजेपी का, हाँ। मोदी जी का होम स्टेट है। इस वजह से आम आदमी पार्टी यहाँ पर ज्यादा मेहनत कर रही है, क्योंकि उनको जो ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से जाती होगी उसमें उनको एंटी इनकम्बेंसी वेव या ऐसा कुछ जो भी रिपोर्ट जाती होगी उनकी टीम की तरफ से, वो शायद उसको एनकैश करना चाहते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ग्राउंड रियलिटी पे अगर जहां तक देखे तो उन्होंने अपने जो गारंटी या वचन पत्र दिए हुए लोगों को, जिस तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसमें वो काफी अग्रेसर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर वो उसका एक चीज ये मैं हमेशा बोलता हूं अपनी सारी डिबेट्स में फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ, कि वो सारी बातें वोट्स में कन्वर्ट कहां तक हो पाती है, वो मेरे ख्याल से देखने लायक बात होगी। क्योंकि अभी तक ऐसा उनके जितने भी उम्मीदवार उन्होंने घोषित किए हैं, वो उम्मीदवारों में कुछ इक्का दुक्का या कुछ 2-4-5 लोगों को छोड़कर बाकी ऐसे ही ज्यादातर लोग हैं जो लोग आइदर कांग्रेस आइदर बीजेपी से कहीं से आए हैं, हाँ। या फिर उनके जो थर्ड जनरेशन के जो नेता होते हैं, या फिर जैसे ना कांग्रेस या बीजेपी के जो बड़े नेता के बाद के जो नेता होते हैं, हाँ। वैसे भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है। तो एक ये संभावना भी मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूं कि जैसे कांग्रेस पर लोग आरोप लगाते हैं हाँ। कि बीजेपी में कांग्रेस के काफी नेता चले जाते हैं जीतने के बाद, ऐसा सब हाँ। होता है। तो ये भी देखने लायक बात होगी कि अगर इनमें से आम आदमी पार्टी को अगर थोड़ा बहुत भी कुछ सफलता यहाँ गुजरात में मिलती है, तो उसके बाद वहां से शिफ्टिंग होता है या नहीं होता है, मेरे ख्याल से ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि पूरा कंट्रोल पार्टी पर यहाँ कर सके ऐसे अभी कोई कदावर नेता आम आदमी पार्टी में नहीं है, जो कि हम देखते हैं जिगर जी, प्रचार प्रसार में बहुत है। बिल्कुल हम देखते हैं आम आदमी पार्टी तो पूरी ताकत झोंक रही है, ठीक है, भगवंत मान भी पहुंच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार पहुंच रहे हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी लगातार अपनी पूरी टीम को उतार चुके हैं मैदान में, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां भी हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या, राहुल गांधी सोनिया गांधी के पहुंचने के बाद क्या माहौल बदलेगा, यह भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी राहुल गांधी उतने एक्टिव नहीं है अभी भी। बिल्कुल सही बात है, पर आज की तारीख में आप देखें तो कांग्रेस की जो रणनीति यहाँ पर जो दिख रही है और जो हम ग्राउंड रिपोर्ट्स देखते हैं, लोगों से मिलते बात होती है, हाँ। तो उससे एक बात साफ साफ समझ में आ रही है कि कांग्रेस इस वक्त लेस इज मोर वो फॉर्मूला पे चल रही है। उनकी एक अलग तरीके की रणनीति के तहत, जहां पर उनके जितने पिछले समय में 2017 में जो लोग जितनी सीट जीते थे, हाँ। 77 के आसपास, अभी उनमें से कुछ एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो अभी भी उनके पास 62-64 आसपास सीट्स है। तो उनके जो कदावर नेता है वहां के क्षेत्र के, वो अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और कांग्रेस गुजरात जो है वो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की रैली कैसे और कब अरेंज हो पाए उसी के प्लानिंग में लगी है। पर जहां तक बात है उनके प्रचार प्रसार की, तो वो बहुत साइलेंटली प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो डेफिनेटली हम देख सकते हैं अलग अलग गांवों में, कस्बों में, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर वो मजबूत है बरसों से, वहां के उनके नेताओं को संभालने की कोशिश कर रही है ताकि कोई शिफ्टिंग ना हो, कोई आगे निकलकर दूसरी पार्टी में ना चला जाए। हाँ। ये प्रयत्न कांग्रेस पार्टी खूब अच्छे से कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये आकलन भी कहना गलत है कि कांग्रेस रेस में नहीं है, बिल्कुल वो रेस में है। लेकिन अगर हम बात करें इस बीच वायदों की, चुनावी वायदों की, फ्री की खूब बातें की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है जो वादे हमने पंजाब में किए, जो हमने दिल्ली में वादे पूरे किए, उनको हम गुजरात में पूरा करेंगे। और कांग्रेस भी कुछ उसी तर्ज पर चल रही है। तो लगता नहीं है कि दोनों का मैनिफेस्टो या दोनों की बातें, जो बातें हैं, वादे हैं, वो एक जैसे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत कॉमन फैक्ट है। अब ज्यादातर मैनिफेस्टो कोई भी पार्टी का देखे, हाँ। तो जनरली यही होता है। अगर 1947 से हम अगर मैनिफेस्टो को क्रॉस चेक करें तो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरोग्य, यही सारे मुद्दे होते हैं। उससे ज्यादा कोई बड़े मुद्दे तो होने वाले नहीं वाले आम लोगों के लिए। तो दोनों पार्टी की बीच में आज की तारीख में मशक्कत जरूर चल रही है। इसमें दो चीज हो रही है। कांग्रेस को एडी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो वैक्यूम हुआ था पिछले 27 सालों में, कि जहां पर लोगों के मन में शायद थोड़ी सी एक राय बैठ गई थी कि कांग्रेस साइलेंट है या ज्यादा अच्छा रोल ये विरोध पक्ष का या विपक्ष का नहीं निभा पा रही। हाँ। तो वो जो थोड़ा वैक्यूम हुआ था, वो वैक्यूम में आम आदमी पार्टी ने जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी चुनावी वायदे लेकर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये देखने लायक चीज जरूर होगी आने वाले समय में, 1 महीने के अंदर अंदर, कि दोनों में से कौन सी पार्टी मैक्सिमम लेवल पे अपने वोट्स को कवर करती है। जिगर जी, चूंकि गुजरात की जनता भी बहुत ज्यादा अवेयर है, अपने मुद्दों को बहुत अच्छे से जानती है, चाहे वो लोकल मुद्दे हों, कोई भी मुद्दे, बहुत अच्छे से इस चीज को सोचकर वो वोट करती है। लेकिन क्या जो पंजाब और यहाँ पर दिल्ली में जो फ्री की बातें की गई, तो क्या फ्री के जाल में गुजरात की जनता फंसेगी? नहीं, देखिए इसमें मैं अलग चीज आपको बताता हूँ। ये फ्री की जाल में गुजरात की जनता फंसेगी नहीं फंसेगी, वो तो हम आगे आके जैसे इलेक्शन का टाइम आएगा उस टाइम थोड़ा सा हम देखेंगे, जैसे किस तरीके का कौन से परसेंटेज पे वोटिंग होता है, उसमें आइडिया मिलेगा हमें
कि लोगों को सही में ये बातें असर कर गई या नहीं कर गई। हाँ। और जहां तक फ्री की बात है या ऐसे कोई मैनिफेस्टो है, तो यहाँ गुजरात की जनता को फ्री से ज्यादा लोगों को क्या सोचना है वो मैं आपको बताता हूँ ग्राउंड लेवल पर। पंजाब एक अलग टेरिटरी है, दिल्ली एक अलग टेरिटरी है। दिल्ली में जो पूरा थॉट प्रोसेस या माइंडसेट है वो अलग प्रकार के लोग हैं, जिस वजह से वोटिंग होता है। पंजाब में कभी बीजेपी थी नहीं, ना ही हिंदुत्व का कभी कोई अलग से वेव था। इस वजह से भी आम आदमी पार्टी को वहां एंट्री करने में काफी आसानी हुई, और कांग्रेस के लिए काफी एंटी इनकम्बेंसी थी पिछले काफी सालों से। प्लस हाँ। उनका जो अंदर इंटरनल इश्यूज चल रहे थे, उस वजह से भी आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा आसानी हुई। और एक बात और भी खास गौरतलब है हाँ। कि 2017 से पहले से आम आदमी पार्टी वहां पे मेहनत कर रही थी, मतलब 1.5 टर्म से मेहनत कर रही थी, उसके बाद जाके उन्हें सफलता मिली। तो मैं ये जरूर मान के चलता हूं कि गुजरात की जनता वो उन सारे वायदों को सुनती है, पर सुनने के बाद गुजरात की जनता ये भी जरूर क्रॉस चेक करती है कि ये वायदे पूरे करने के लिए इनमें से कौन सा जो हमारा क्षेत्रीय नेता है या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उम्मीदवार है वो सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये क्रॉस चेक भी गुजरात की जनता जरूर करती है। इस वजह से मेरे ख्याल से फ्री के वायदे या वो सब बातों में पड़ने के बजाय वो ये ज्यादा देखती है गुजरात की जनता कि जो उम्मीदवार ये मैनिफेस्टो लेकर आ रहा है वो सही में विश्वास पात्र है या नहीं है। जी, लेकिन सर इस चीज़ को अगर हम देखें कि कहते हैं कि बीजेपी की प्रयोगशाला गुजरात है, तो कुछ नया प्रयोग में बीजेपी लगी है अभी? जी देखिए, बीजेपी 24/7 इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है, तो बीजेपी के लिए प्रयोगशाला जिसे हम शब्द यूज करते हैं, बीजेपी हमेशा नए नए प्रयोग करती है। अभी आप देखिए उन्होंने जो उम्मीदवार घोषित किए उसमें काफी सारे युवा चेहरों को, काफी नए नेताओं को जो लोकल उनके स्थानिक लेवल पे संगठन में काम कर रहे हैं उनको उन्होंने काफी ज्यादा तवज्जो दी, उनको स्थान दिया, उनको टिकट्स दी। और तकरीबन सारी जो जाति समीकरण होता है जातिगत, उसको भी उन्होंने कवर कर लिया। ये सारी बातें बीजेपी बखूबी जानती है और कर रही है। उसके अलावा जो भी एंटी इनकम्बेंसीज के वेव के हिसाब से जो इश्यूज थे, जो आंदोलन चल रहे थे तकरीबन 18 जितने, उसको भी उन्होंने वाइंड अप करने में काफी सारी भूमिका अदा की और बहुत सारी चीजों को टोन डाउन कर दिया। तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए ये ऐसी चीज नहीं है कि जो वो कंट्रोल ना कर सके, क्योंकि 2017 से पहले की अगर हम बात करें तो उस समय पाटीदार आंदोलन हुआ था गुजरात में, जहां पर तकरीबन एक बहुत बड़ी रैली थी। हार्दिक पटेल जो उनके नेता थे, उनकी रैली में तकरीबन 8-10 लाख लोग आए थे। अब बीजेपी ने 2017 में वो पूरा जो माहौल था उसको भी टोन डाउन करके, टैकल करके चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की। तो मेरे ख्याल से अभी की जो वेव्स या जो भी इश्यूज है उसमें मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इतनी दिक्कत आई इस सब चीजों को सॉल्व करने में। तो बाकी तो सारे उनके जो लोकल नेता है उनके ऊपर भी काफी निर्भर करता है। और प्लस बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा जो ब्रांड नेम है जो हमेशा होता है मोदी जी का चेहरा और फेस, जिस पर लोग भरोसा करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज ऐसी है कि जो बीजेपी को जरूर कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, चाहे मुकाबला कड़ा है वो हम देख सकते हैं। और बीजेपी लगातार विकास के नाम पर ही वोट मांग रही है, लेकिन विकास भी बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर विकास नहीं तो वोट नहीं, ये बात कही जा रही है, क्योंकि कुछ गांवों में अभी भी ट्रेन नहीं पहुंची है, जिसको लेकर लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये मांग की जा रही है। अब ये खबर सामने आती है कि ट्रेनों को लोगों की जो नेताओं की ट्रेन है उसको रोक दिया गया, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर ट्रेन नहीं आएगी तो वोट नहीं देंगे। देखिए, ऐसे मुद्दे है जरूर है, क्योंकि 100% विकास कभी भी कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती, ऐसा मैं 100% मान के चलता हूं। चाहे कोई भी पूरे देश में कोई भी राज्य सरकार हो, उनके मैनिफेस्टो में अगर उन्होंने 100 बातें लिखी है तो 100 में से वो 80 तक पहुंचे होंगे और बाकी की चीजें पेंडिंग ही होगी और जो आने वाले समय में पूरी होगी। तो मेरे ख्याल से ऐसे कई सारे क्षेत्र या कोई ना कोई जिले कस्बे जरूर होंगे जहां पर कोई ना कोई, चाहे पानी हो या बिजली हो या ट्रेन हो, कोई ना कोई चीज बाकी होगी, वो मैं मानकर चलता हूं। उसमें एक चीज ये जरूर है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो सत्ता पक्ष में है तो उनको बहुत सारे काम करने होते हैं और सामने विपक्ष को सिर्फ वही मुद्दे उठाने होते हैं कि जो नहीं हुए या बाकी है। तो मेरे ख्याल से ये हर एक राज्य की लड़ाई है, इस वजह से बीजेपी को भी इसको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि 27 साल का शासन है। तो बहुत बट ऑब्वियस बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक डेफिनेटली रह गई होगी, जिसे उसको पूरा करना है। क्या ये बात है सर, क्या एंटी इनकम्बेंसी लहर बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकती है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर हम बोल रहे हैं ना, वो ऐसी वेव या लहर इस तरीके से नहीं है जितने दिख रही है, क्योंकि जहां तक विकास की बात है ना, उसके दो पैमाने हैं। अर्बन क्षेत्रों की हम बात करें और रूरल जो गांव के क्षेत्र है, तो उसमें दोनों अलग अलग जोन को हम बांटना चाहेंगे और बांटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग तरीके से विकास हुआ है। बाकी अगर आप ओवरऑल गुजरात की बात ले ले तो टेक्सटाइल जो प्रोडक्शन है या उसका जो एक्सपोर्ट है, डायमंड का प्रोडक्शन है उसका जो एक्सपोर्ट हो, बाकी सारे जो भी डेवलपमेंट के काम हुए, ऐसे में तकरीबन 15-20 चीज आपको बिजनेस वाइज गिना सकता हूँ, जिसमें प्रोडक्शन में, टैक्सेस में, रेवेन्यूज में गुजरात 1 से 3 नंबर के अंदर है। तो ये डेफिनेटली बात है कि विकास हुआ है, सरकार ने विकास लक्षी काम जरूर किए हैं।
पर जहां तक बेसिक या बुनियादी कुछ चीजों की बात है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज की वजह से विपक्ष को जरूर ये मौका मिलता है ताकि विपक्ष उस पर चढ़ाई कर सके। अब जैसे ये शिक्षा की बात चल रही है, जो मैं आपको बताता हूँ, गुजरात में जितनी स्कूल्स है तकरीबन 38,000 से ऊपर स्कूल्स है, जिसमें सिर्फ 15 से 17% स्कूल है वो शहरी इलाकों में, जहां पर हाई फीस का मुद्दा उठता है क्योंकि लोग शहरों में रहते हैं। बाकी की जो गांव की स्कूल है, वो गांव की स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल ही है जहां पर फीस का इतना मुद्दा नहीं रहता। वहां पर मुद्दा रहता है कि ये स्कूल को अपग्रेड कैसे किया जाए। हालांकि बीजेपी ने ट्राई भी किया कुछ स्कूल को अपग्रेड करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष ने खूब चगाया है, खास करके आम आदमी पार्टी ने। पर जहां तक बात है बीजेपी की, तो बीजेपी भी उसको टैकल करने के लिए अपने जो भी एडी चोटी का जोर है वो लगा रही है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि तीनों पार्टियां इस वक्त अपना अपना मैदान बना चुकी है और मेहनत जरूर कर रही है। बीजेपी को संघर्ष है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, पर उनका जो पूरा 27 साल का शासन है वो मेरे ख्याल से, और मोदी जी का जो नाम है वो उनको वापस से लाने में थोड़ी बहुत मदद जरूर करेगा। लेकिन आपने पहले इस बात का जिक्र किया जिगर जी की बगावत तो लगातार हो रही है, हर दल में हो रही है, लेकिन बीजेपी अभी सत्ता में है और जिनके टिकट काट दिए गए उनमें से कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उसका असर बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि एक जगह से खबर सामने आई 6 बार के विधायक वो पार्टी छोड़कर चले गए। इसका कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिनके पास डैमेज कंट्रोल या फिर ग्रीवेंसेस सेल सबसे बड़ा तगड़ा है। तो मैं ये नहीं मानकर चल रहा कि बीजेपी को ऐसे कोई भी 2-4 लोग छोड़ के जाएंगे तो उनको नुकसान होगा। नुकसान कांग्रेस को जरूर होता है, और उससे भी ज्यादा अगर दल बंधु आगे जाके ऐसे निकले जो आम आदमी पार्टी के अंदर होने के बावजूद भी छोड़ के चले जाए तो नुकसान उनको हो सकने की संभावना बहुत है। बीजेपी बहुत इतनी बड़ी पार्टी है जिसे हम समंदर जैसी पार्टी कह सकते हैं, तो वहां पर 2-4 लोगों के जाने से उनको कोई नुकसान हो, क्योंकि आप एक बात बहुत स्पष्ट आप देखिए पूरे गुजरात की राजनीति 20 वर्षों की, तो 2002 से जब मोदी जी का शासन हुआ और आज से 2022 में अगर 20 साल देखे तो हमेशा बीजेपी ने जो वोट मांगा है वो उनके सिंबल पर मांगा है। और हालांकि अगर हम 8 साल की पिछली बात करें तो मोदी जी जब भी कोई रिलीज करते हैं तो यही कहते हैं कि आप कमल को वोट दीजिए तो वोट मुझ तक पहुंच जाएगा, आप वो चेहरा मत देखिए जो कंस्टिट्यूएंसी में खड़ा है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने ज्यादातर ऐसा माहौल पिछले 15 साल के 20 साल के कार्यकाल में खड़ा कर दिया कि जहां पर लोग बीजेपी को वोट देते ना कि लोकल उम्मीदवार को। इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी का जो वेव है वो भी वहीं से शुरू होता है, क्योंकि लोगों को लोकल उम्मीदवार मिलते नहीं है जब उनको काम पड़ता है। तो ये दोनों चीज टैकल बीजेपी करने में माहिर है, जहां तक उनके कोई नेता बागी होते हैं। इस पर हमने चर्चा की आदिवासी क्षेत्र की, जहां पर कांग्रेस मजबूत है, और आपने कहा कि एक और पार्टी है वहां पर, तो बीजेपी यहां पर क्या बिसात बिछा रही है, उसको कैसे तोड़ेगी, वहां पर कैसे पहुंच सकती है बीजेपी, उसकी बीजेपी की रणनीति क्या नजर आती है आपको वहां पर? जी देखिए, बीजेपी ने लास्ट जब बाईपोल इलेक्शन हुए 2019-20 के अंदर, तब उन्होंने वो आदिवासी क्षेत्र की जो सीटें थी वो इस बार जीतने में वो कामयाब हुए। डांग करके एक जिला है, आवा करके वहां पर। तो मेरे ख्याल से बीजेपी को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं, उनके पास भी अब कदावर नेता है जो पहले 20 साल से या 25 साल से नहीं थे उनके पास। तो उनको रणनीति की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ इतना देखना है कि वहां पर जो आदिवासी बेल्ट में जो काम पेंडिंग है, ज्यादातर जो काम वहां पे पेंडिंग होते हैं वो होते हैं शिक्षा के, आरोग्य के। 2 चीज वहां बहुत बड़ी है, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट स्कूल ही ज्यादा है, कोई प्राइवेट स्कूल से ऐसा कुछ पहुंच नहीं पाया है। और बाकी जो आरोग्य की जो संस्थाएं होनी चाहिए, पीएचसी सेंटर जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सीएचसी सेंटर, ऐसे सब है, उनकी जो सेवाएं है वो बहुत ही प्रॉपरली वहां पे पहुंचे। अगर ऐसा कोई नेता उनका बीजेपी का वहां पर ये हेल्प करवा सकता है या कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से बीजेपी को जीतने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट में हमेशा लोग कैसे होते हैं, जैसे शहरी इलाका अलग है, यहाँ का माइंडसेट अलग होता है। ट्राइबल बेल्ट में हमेशा ऐसा होता है कि उनका जो एक पसंदीदा उम्मीदवार होता है जिस पर उनको भरोसा होता है, वहां एक साथ वोट पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये नाम पर वोट जाएंगे, कि ये हमारे ज्ञाति के या जाति के है या फिर इनको हम बरसों से जानते हैं, तो उसी बेसिस पे वहां पर वोट पड़ते। शहरों में जनरली ऐसा नहीं होता, लोग अपना अलग अलग डिस्कशन करते हैं, अपने अलग राय रखते हैं और अपने हिसाब से किसे वोट देते हैं वो समझ नहीं आता, ये पता नहीं होता हमको। इस वजह से जिगर जी कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल चले गए हैं, बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन क्या लगता है कि कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि लोग मानते हैं कि हार्दिक पटेल के जाने से बीजेपी को कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, ऐसे लोग मान रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसके पीछे 2 कारण है। जब 2015-16 में जो पूरा आंदोलन हुआ था, पाटीदार आंदोलन, तब उनका कद बहुत ही बड़ा था। वो 7-8-10 लाख लोगों को संबोधित कर रहे थे, बहुत बड़ी रैलीज वगैरह कर रहे थे। और पाटीदार जो समाज है उनका, पटेल समाज, वो भी मतलब उनके पीछे बिल्कुल पीछे ही था, खड़ा था कि आप जो बोलेंगे उसी हिसाब से हम करेंगे। अब पिछले 6 सालों में स्थिति बहुत बदली है, और जो स्थिति इतनी बदली है कि पाटीदार समाज, जो पटेल समाज है, उनके अंदर भी बहुत सारा अलग अलग खेमे में लोग बट गए हैं। इस वजह से हार्दिक पटेल के आने से
से बीजेपी को इतना बहुत फायदा पटेल या पाटीदार समाज का इस वजह से नहीं होगा क्योंकि वो जो उनका कदावर कद था वो आज की तारीख में इतना ज्यादा नहीं रहा है। उनको भी मेरे ख्याल से वापस से जीरो से या एक से ही मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी अपने क्षेत्र में। और ओवरऑल गुजरात में अगर वो कुछ रैलीज करेंगे दूसरे नेताओं के लिए तो पाटीदार समाज का जहां पर ज्यादा संगठन है वहां पर वो जाएंगे। पर आज की तारीख में अगर देखने जाए तो पाटीदार समाज जरूर बटा हुआ है, ये मैं कह सकता हूं, जिसकी वजह से हार्दिक पटेल जी का इतना जो इम्पैक्ट पहले था 5 साल पहले वो आज की तारीख में नहीं होगा। ये स्वास्थ्य दिख रहा है। तो बीजेपी को भी उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। जी, एक अहम और आखिरी सवाल जिगर जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे इस चीज को लेकर, क्या गुजरात में कांग्रेस के पास नेताओं की कमी हो गई है? यही वजह रही कि पुराने चेहरों पर दाव लगाना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में नेताओं की कमी है वो मेरे ख्याल से हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा लोकल लेवल के नेता है। ऐसा अगर आप देखें कांग्रेस का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 2002 से 2017 तक के 4 टर्म में, उसमें बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं निष्क्रिय रहकर या कम से कम काम करके भी कांग्रेस की 60+ सीटें हमेशा आती है। तो ये वो नेता है जिन्होंने हमेशा कांग्रेस को जिताया है। कांग्रेस की सबसे बड़ी जो परेशानी वो है ये है कि उनका एक ऐसा नेतृत्व गुजरात में होना चाहिए जो इन सब लोगों को कंट्रोल करके रखे या फिर उनको बाहर जाने से या दूसरी पार्टी में जाने से रोके। वहां पर कांग्रेस को ज्यादा दिक्कत आती है। बाकी अदरवाइज उनके पास लोकल नेताओं की कमी नहीं है, उनके पास जो सेंटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पूरा गुजरात लेवल के कोई ऐसे नेता जो सबको कंट्रोल करे या पूरा कार्यभार है वो अपने सर पे हाथ में लेके कर सके। जैसे बीजेपी में मोदी जी है, अमित शाह है और इवन आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी सब कुछ कंट्रोल करते हैं, भगवान मान भी आते। तो इस तरीके से जो पैटर्न है वो कांग्रेस में थोड़ा लैकिंग है। यही एक कारण है जिस वजह से कांग्रेस के बहुत सारे नेता कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते। अदरवाइज बाकी मुकाबला उनके अंदर भी बहुत सारा है। हाँ, लोगों को थोड़ा बहुत रोष जरूर है कि आप 20 साल से या 27 साल से टोटल सत्ता में नहीं है कांग्रेस, तो अब कांग्रेस क्या करेगी, ये सवाल अब जरूर उठ रहे हैं। पर मेरे ख्याल से उनके जो लोकल लेवल के नेता है यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र या जोन वाइज, वो उनको कन्विंस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि इस बार हम लोग अपने तरफ से पूरी जी जान लगा देंगे। और इसका एक कारण ये भी है कि आम आदमी पार्टी के आने की वजह से ये लोग जाग गए हैं और ज्यादा दौड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार कांग्रेस भी अपना एडी चोटी का जोर लगा रही है। चलिए जिगर जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो ये मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है और त्रिकोणीय स्थिति है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी ताकत झोंकी है। एक तरफ पीएम मोदी लगातार दौरे करते रहे, गृहमंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस के कुछ नेता भी लगातार पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर देखना होगा कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो कि भारी पड़ते हैं और क्या कुछ होगा, बीजेपी के सामने क्या कुछ चुनौती होंगी, तमाम चीज़ों को समझेंगे। लेकिन इस बीच यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर जो सत्ता विरोधी लहर मानी जा रही है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी भी कह रहे हैं, उसको कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी बीजेपी, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। क्या यहाँ की जनता जो फ्री के वायदे किए जा रहे हैं क्या उस फेर में आएगी, तमाम चीज़ें ऐसी हैं। और सत्ताधारी भाजपा समेत लगभग सभी दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है जो गुजरात के चुनावी अखाड़े में एक दूसरे को टक्कर देने के लिए उतर चुके हैं। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।